हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज़ लेक्चर 5। तो व्हाट इज़ एन आयनाइजेशन एनर्जी? तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में क्या डेफिनेशन है। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो हमारे पास में जो एक एटम जो होता है उसके पास में जो वैलेंस शेल होता है उसी में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो लूजली कहाँ पे घूमेंगे, जो वैलेंस शेल होगा। तो उससे अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा। तो दैट मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द valence shell or outermost shell of an isolated gaseous atom. So this atom is known as the isolated gaseous atom. तो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कोई और एटम होगा तो वो इन्फ्लुएंस करेगा इस इलेक्ट्रॉन के निकालने के प्रोसेस में इसको, ठीक है ना, या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इट इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। वाई एंडोथर्मिक? बिकॉज यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें जुड़ा हुआ है, बाउंडेड है, अट्रैक्टेड है। तो इस अट्रैक्शन को हमें ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी हमेशा देना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज़ यूजुअली लो फॉर मेटल्स एंड हाई फॉर नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के लिए ये यूजुअली हाई होता है बिकॉज मेटल्स हैव लेस जेड इफेक्टिव। मेटल्स हैव लेस जेड इफेक्टिव। आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लेना, मेटल्स का जेड इफेक्टिव जनरली लेस होता है और नॉन मेटल्स का जो जेड इफेक्टिव होता है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है ऑन द सरफेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो जेड इफेक्टिव हाई और जेड इफेक्टिव लो। जेड इफेक्टिव मतलब इस न्यूक्लियस में आपके पास में कितना न्यूक्लियर चार्ज है, इस एटम के न्यूक्लियस में आपके पास में कितना न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज़ जेड इफेक्टिव। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, देखो ये जो जेड इफेक्टिव है ये जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा उसी पे डिपेंड करेगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगा रहा है, ठीक है ना। तो इस चार्ज पे डिपेंड करता है। तो मेटल्स का जेड इफेक्टिव कम होता है, नॉन मेटल्स का ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं हम। यूनिट्स किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आप ये भी ध्यान रखें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बड़ी यूनिट होती है और 1 किलो जूल से बड़ी यूनिट होती है और 96.1 किलो जूल पर मोल तक आपके पास में ये वैल्यू रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है ना, एक एटम दिया हुआ है आपको और इस एटम में इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है और आयनाइजेशन एनर्जी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। सो दिस एटम मस्ट बी आइसोलेटेड, ठीक है ना। एंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी? किसी एक आइसोलेटेड एटम से जब आप सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे जो दी जाने वाली एनर्जीज़ को होती है उनको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज जो होती है दे आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर ए गिवन एटम। क्यों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? जैसे आपके पास में ये मेटल है तो मेटल में यहाँ पे हमारे पास में जो M प्लस बनाने के लिए जो एनर्जी दी गई है इसे मैं बोलता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी 1। ये हमारे पास में है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमने यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी है वही आयनाइजेशन एनर्जी है। जैसे ही आपने आयनाइज किया वैसे ही यहाँ पे चार्ज क्या आ गया बेटा, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, देखो पॉजिटिव का चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव के चार्ज आने से यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन विल नाउ इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज होगा तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जब हम देखते हैं इनका सीक्वेंस तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 और भी ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 4, इसी तरह अपने पास में ये सीक्वेंस आता है। सो दीज कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एन एटम बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम भी इंक्रीज हो रहा है बेटा।
ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम देखते हैं कि हमें दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना होता है तो उसमें हम क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपके पास में, ये अगर इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो आपके पास में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपके पास में एक एटम है जिसके अंदर हमारे पास में न्यूक्लियस है और बाहर हमारे पास में कुछ शेल्स है। तो यहाँ पे मेरे पास में मान लीजिए Z नंबर, इसका एटॉमिक नंबर Z है, जैसे हमारे पास में Z होता है। तो अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला जो चार्ज था वो हम Z ही डिफाइन कर रहे थे। जैसा कि आपने बोहर मॉडल में भी पढ़ा होगा कि जो R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.529 n स्क्वायर बाय Z होता है ना। तो ये एंगस्ट्रॉम के अंदर आपके पास में इतना होता है। तो अब ये जो n और z क्या होता है, n तो शेल नंबर होता है, n क्या होता है इस फॉर्मूले में, शेल नंबर, और z क्या होता है, z होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो जितना बड़ा होता है, एटॉमिक नंबर जैसे z जितना बड़ा होगा उतना ही रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो z अगर बढ़ता है तो r क्या होता है, कम होता है। अब आप सोचे क्यों कम होगा, z बढ़ने से r क्यों कम होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे r इसलिए कम होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फॉर्मूला क्या है, आपने कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हो, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है Q1 क्या है, Q1 है आपके पास में Z। अब मैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में इसको Z इफेक्टिव बोलूँगा, Q1 को ZE, ठीक है ना। और Q2 क्या है, Q2 तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय R। तो अगर मैं R को देखूं तो R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर अपॉन में Z, जो कि हो जाएगा Z इफेक्टिव, करेक्ट। तो आपके पास में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कमिंग आउट टू बी Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। F डिसाइड्स द आयनाइजेशन एनर्जी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही आयनाइजेशन एनर्जी इसकी डिसाइड कर रहा है, ठीक है। जिसकी Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसका Z इफेक्टिव कम होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, सिंपल। तो ये पहला फैक्टर होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस इफ Z इफेक्टिव इंक्रीजेस ionization energy increases, if Z effective increases ionization energy increases, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में पहला फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, समझ में आया। हाँ तो बेटा अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम स्लैटर्स के अकॉर्डिंग निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो स्लैटर्स रूल लिखें, स्लैटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन एन एटम। तो जो एटम होता है उसमें सेंटर पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और आप जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हो वो करते हैं इन डिफरेंट शेल्स। तो अकॉर्डिंग टू स्लैटर ये बोला गया कि जो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वैलेंस शेल का, उस पर आपको Z इफेक्टिव निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल का है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल, या हम इसको बोल सकते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको क्या निकालना है, Z इफेक्टिव निकालना है।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हमारे पास में डिफरेंट सबशेल्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। तो स्लैटर्स रूल का केस 1 आ जाता है। केस 1 होता है कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन NS and NP subshell, NS and NP subshell. If electron is present in NS और NP शेल, यानी कि N मतलब होता है बेटा वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल के जो S और P में इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा, तो ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? अगर ये NS NP में प्रेजेंट है तो रिमेनिंग जो NS और NP के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपल्शन लगाएंगे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये NS या फिर अगर ये NP में प्रेजेंट है, अगर ये NS या NP में प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इन इलेक्ट्रॉन से रिपल्शंस फील करेगा, NS NP के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फील करेगा। तो कितना रिपल्शन फील करेगा? 0.35 के फैक्टर से रिपल्शन फील करेगा। फिर हमारे पास में आता है कि N-1th शेल वाले जो होंगे वो 0.85 पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे। यानी कि ये अगर मेरे पास में बेटा आउटर मोस्ट शेल nth शेल है तो आपके पास में N-1th शेल जो होगा वो इनर शेल होगा, और N-2 और भी अंदर होगा। तो अगर और भी अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि N-2 या N-3 ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन सेल्स में, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन 1 पर इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको एक एग्जांपल लेके इसमें समझाता हूँ कि कैसे हमें यहाँ पे Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, तो Z इफेक्टिव क्या होता है बेटा? कि ये जो आपके पास में Z इफेक्टिव होता है ये होता है Z माइनस सिग्मा, Z माइनस सिग्मा। तो Z होता है आपके पास में एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, Z होता है बेटा एटॉमिक नंबर, और ये रूल्स हैं आपके पास में फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा। सिग्मा जो होता है ये शील्डिंग कांस्टेंट होता है, शील्डिंग कांस्टेंट होता है, और इस शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करना सिखाया। तो ये हमारे पास में शील्डिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज आपके पास में है, आपके पास में सपोज लिथियम एटम। तो लिथियम एटम जो होता है 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 7 इसका मास नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। तो सेकंड शेल जो होगा ये आपका NH शेल हो जाएगा, सेकंड शेल जो हो जाएगा वो आपका NH शेल हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखो फर्स्ट शेल जो होगा उसके अंदर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, किस में प्रेजेंट है? 1s2 में। सेकंड शेल में पहले 2s1 आया तो 1 इलेक्ट्रॉन 2s में प्रेजेंट है, तो ये आपके NS इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो आप ये बताएं कि इसमें रिपल्शन कौन से इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लूँगा, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन इसको मान लेते हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिस पे आपको Z इफेक्टिव निकालना है। तो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन कौन लगाएगा? तो N-1 वाले ही लगाएंगे, क्योंकि nth में तो आपने एक ही इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन भाई खुद को रिपल्शन नहीं कर सकता है, तो N-1 वाले रिपल्शन दे रहे होंगे। तो कितना रिपल्शन दे रहे होंगे उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। सिग्मा यानी कि शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो शील्डिंग कांस्टेंट जो होगा, शील्डिंग कांस्टेंट होगा या फिर रिपल्शन कितना लगाएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि रूल में ये बताया था कि N-1 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो ये आपके पास में फर्स्ट है, ये आपके पास में सेकंड रूल है,
और ये थर्ड। तो n-1 वाले कितना रिपल्शन लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं n-1 वाले 0.85 रिपल्शन लगाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे 0.85 का। इसमें कोई n-2 शेल प्रेजेंट नहीं है, और nth में भी आपके पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इसी पे रिपल्शन लगाता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होगा तो ये खुद को रिपल्शन नहीं लगा सकता, तो इसलिए अपने पास में ये 1 वैल्यू लगभग आपके पास में 1.7 की आ गई है। अब Z इफेक्टिव क्या होगा, तो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। ये Z इफेक्टिव का जनरल फॉर्मूला होता है। तो Z माइनस सिग्मा करेंगे तो आपके पास में Z जो होगा वो 3 है, और सिग्मा का वैल्यू आया 1.7। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाल लिया 1.3। तो ये आपके पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं अपने। सपोज आपके पास में है एग्जांपल, ये तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम Na का। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Na11 रखता है एटॉमिक नंबर और 23 इसका मास नंबर होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। तो इसमें जो वैलेंस शेल है वो ये है, ns में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन कौन से इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे होंगे, 2s और 2p6 के, यानी कि n-1 शेल के, और 1s शेल के भी, यानी कि n-2 शेल के भी लगा रहे होंगे। तो आपको मैंने बताया कि nth शेल में तभी रिपल्शन लेना होता है जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन 1 से ज़्यादा हो, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो सिग्मा पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा की कैलकुलेशन n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे हैं आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 × 1 हो जाएगा। फिर आपके पास में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड जो n-1 शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 6 इलेक्ट्रॉन p में। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 × 0.85 हो जाएगा। और जब आप इसका सम करेंगे तो ये टोटल आपके पास में आएगा बेटा 2 प्लस ये आपके पास में आएगा बेटा 6.8, और टोटल आ जाएगा 8.8। तो यहाँ पे आप Z इफेक्टिव निकाल सकते हैं Z माइनस सिग्मा से। तो Z इसका होता है 11 और सिग्मा की वैल्यू 8.8। तो ये आपके पास में आ गया 2.2। तो इस तरह से आप Z इफेक्टिव की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम जो है वो लिथियम के जस्ट नीचे होता है, लिथियम के बाद में सोडियम आता है। तो Z इफेक्टिव तो बढ़ा, पर नीचे जब आते हो तो क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ा, ठीक है ना, कितने वैल्यू से, 1.3 से 2.2, यानी कि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है नीचे आ रहे हैं। तो पर क्या Z इफेक्टिव बढ़ने से आप ये बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे N भी बढ़ रहा है। तो जब दोनों वैल्यूज़ बढ़ती है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि N का ज़्यादा प्रभाव है कि Z इफेक्टिव का ज़्यादा प्रभाव है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप नीचे आते हैं तो N का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा पड़ता है Z इफेक्टिव से। Z इफेक्टिव इतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता जितना N ग्रो होता है। तो इसलिए आप जब आगे चलेंगे तो एक और फैक्टर आप पढ़ेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ शेल। सो व्हेन नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो इन ए ग्रुप आप एज्यूम करें कि आप एक ग्रुप में देख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो बच्चों नीचे आता है तो Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z इफेक्टिव हमने देखा कि Z इफेक्टिव ग्रो कर रहा है, बट क्या ये हमेशा ग्रो करता रहता है, और या फिर करता है तो कितने रेट से करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि Z इफेक्टिव ग्रो तो करता है,
पर नीचे आते हैं तो देखो नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस as well as वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, ये भी इंक्रीज करेगा। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है के जेड इफेक्टिव ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, अब ध्यान देना कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस का जो इफेक्ट होगा वो डबल रेट से होगा, जबकि z इफेक्टिव का जो इफेक्ट होता है वो सिंगल रेट से होता है। तो नीचे आते हैं तो n और z इफेक्टिव दोनों बढ़ने के कारण आपके पास में ये डिसाइड करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि शेल से देखें कि z इफेक्टिव से देखें, तो इफेक्ट किसका ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी पावर में स्क्वायर है, ठीक है। तो इन ए ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है ना, जनरली, क्योंकि n बढ़ता है, एज n इंक्रीजेस। तो n अगर इंक्रीज करेगा तो z इफेक्टिव क्या होगा, n अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होगा, ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जब कम हो जाता है, नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है सोडियम से, सोडियम की पोटेशियम से ज़्यादा होती है, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। तो ये हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आता है। फ्रेंशियम की आप बात ना करें, क्योंकि फ्रेंशियम क्या है आपके पास में, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह से हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी आती है बच्चों। अगला जो फैक्टर होता है वो होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, जैसे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेड टू बी स्टेबल। तो हाफ फील्ड जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन are considered to be more stable, than nearest electronic configuration। ऐसा क्यों, इन्हें स्टेबल क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये होता है, जैसे आप बात करें जैसे नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि 1s2 पहला जो शेल होता है n=1, उसमें केवल एक ही सब शेल होता है, s सब शेल। फिर आता है n=2, तो n=2 में आपके पास में होता है बेटा 2s। तो 2s में क्या हो जाएगा, 2s में भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या होता है 2p। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जैसे आपके पास में 2p में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, यहाँ पे आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइप से, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। तो ये जो है ये एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कितने एक्सचेंज होंगे यहाँ पे, तो 1 2 3। तो जब एक्सचेंज होंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज होगी, 3 टाइम्स ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ये रिलीज हो गई है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये अपनी एनर्जी को क्या कर लेंगे, लो कर लेंगे थोड़ा सा। आ रही मेरी बात समझ में? अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या है, n=1 में 1s2, फिर n=2 में क्या है, n=2 में क्या है, तो 2s2,
इसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा नाइट्रोजन में था, पर यहाँ पे क्या होता है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेयरिंग करना पड़ रहा है। तो जब आप पेयरिंग करेंगे तो एनर्जी जब आप देंगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा अबव दी, ठीक है ना, नॉर्मल लेवल हो जाएगा। तो आप ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कहाँ से होगा, जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी पे होंगे, जबकि इन्होंने एनर्जी अपनी लो कर ली है। इनका डिस्टेंस फ्रॉम द, इफ एनर्जी इज डिक्रीज, इफ एनर्जी इज डिक्रीज्ड, अगर एनर्जी इज डिक्रीज्ड, तो ये डिक्रीज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी डिक्रीज हो जाता है। जितना न्यूक्लियस के पास में होता है उतना लेस एनर्जी का होता है, ये आपको याद है, बोर मॉडल में भी था। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ क्या होगा अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस पे लगने वाला फोर्स बढ़ जाता है, जबकि इसका एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी इंक्रीज हो गया, एनर्जी इज इंक्रीज्ड। एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हुआ बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो आप देखें डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस से इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इसलिए फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और फोर्स कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट तो पड़ता है पर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है इसका, है ना। इसका इफेक्ट तो पड़ता है पर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। देखो थोड़ा सा एनर्जी इसका कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये जो रूल है, ये जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल है, ये केवल कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स पे ही लगाना है आपको। ओनली एप्लीकेबल ऑन कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स। ओनली एप्लीकेबल ऑन कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स। ओके, तो ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट पे ही लगेगा बेटा, ठीक है। अगला जो इफेक्ट है वो है पेनिट्रेशन पावर का। तो पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, जब आप किसी शेल में होते हैं, जब आप किसी nth शेल की बात कर रहे होते हैं, nth शेल, तो उस शेल में सब शेल कितने प्रेजेंट होते हैं, जितना उसका शेल नंबर होता है। तो हमारे पास में मान लीजिए यहाँ पे 4 सब शेल प्रेजेंट है। एक प्रेजेंट है बेटा NS, एक प्रेजेंट है NP, एक प्रेजेंट है ND और एक प्रेजेंट है NF। अगर इलेक्ट्रॉन NS में प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन NS में प्रेजेंट है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियस है मान लीजिए, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस NS का सबसे पास में होता है। तो डिस्टेंस वाइज अगर बात करें तो डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस NS का सबसे कम होगा। और अगर NP का बात करेंगे तो NP का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपके पास में जो अट्रैक्शन फोर्स जो लगाएगा न्यूक्लियस वो थोड़ा कम लगाएगा। तो डिस्टेंस की बात है, तो डिस्टेंस जब आपके पास में देखा जाता है तो डिस्टेंस NS का जब से पास में होता है। तो पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ सबशेल टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस ऑफ द सबशेल टू द न्यूक्लियस। जो जितना क्लोज होता है न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा उसमें क्या होता है, उसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो ज़्यादा होता है। सो क्लोजनेस देखें, क्लोजनेस या डिस्टेंस, तो क्लोजनेस किसकी सबसे ज़्यादा है, NS की सबसे ज़्यादा है। सो पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर इट इज़ द, सिंपल डिफाइन करते हैं, इट इज़ द क्लोजनेस
It is the closeness of subshells in a atom to the nucleus. तो न्यूक्लियस के जो क्लोज ज़्यादा होगा वो कौन होगा, NS, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी. फिर क्या होगा, NP की थोड़ी कम होगी, फिर ND और फिर हो जाएगा NF. तो ये आपकी पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है. तो ये जो रूल है ये भी आप कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स पे ही लगाएंगे, ओनली ऑन कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स. तो ये आपके पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी हो जाते हैं. आगे बढ़ते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते कि IP1, IP2, IP3 एंड IP4 एंड IP5 ऑफ एन एलिमेंट आर 7.1, 14.3, 34.5, 46.8, 162.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली. विच अमंग द फॉलोइंग वुड दैट बी. तो कौन सा एलिमेंट ये हो सकता है. तो मैंने आपको समझाया था कि कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है बच्चा. जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो उसको मार्क कर लें. ये I1 हो गया आपके पास में, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन आपने एक शेल से निकाला, फिर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी सेल से निकाला, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी शेल से निकल रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन भी उसी शेल से निकल रहा है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. बट जो पांचवी जो आयनाइजेशन एनर्जी उसमें आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जंप है. IE4 और IE5 के बीच में आपको जंप ज़्यादा मिल रहा है. मैंने आपको बताया जंप ज़्यादा का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंस ले रहे हैं इन दोनों का. सपोज 162 और 162.2 और 46.8 का डिफरेंस लीजिए, तो 0.4 ये डिफरेंस आ रहा है आपके पास में लगभग 115 कुछ 0.4 का डिफरेंस आ रहा है. और ये वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वैल्यू 46.8. तो 46.8 से ये एटलीस्ट 2 टाइम्स से ज़्यादा बड़ा है ना. 2 करते हैं तो उससे बड़ी वैल्यू आपके पास में आ रही है. तो डिफरेंस अगर इनिशियल वैल्यू के डबल या थ्राइस के बराबर आ जाता है डिफरेंस, या उससे भी ज़्यादा आ जाए, तो उससे हम ज़्यादा गैप कंसिडर करते हैं. ठीक है ना. तो गैप बहुत ज़्यादा है सिंपली, ठीक है ना, गैप ज़्यादा है. तो इसका मतलब यहाँ पे जंप क्यों मिल रहा है ये एक्सप्लेन करो. तो I5 ज़्यादा जंप इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल चीज़ हो रही है. यहाँ पे जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा था, कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव तो बढ़ता ही है, तो उससे इंक्रीज होता है. बट और क्या फैक्टर लग रहा है यहाँ पे, और ये फैक्टर लग रहा है कि बेटा जैसे आप जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, तो वो मान लीजिए कि यहाँ से आपने 4 इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे प्लेस कर देता हूँ, इन चारों को रिमूव करने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा एनर्जीज का. धीरे धीरे आप एक एक करके जब रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव करेंगे तो ये IE1 हो जाएगा, इसको फिर रिमूव करेंगे तो थोड़ा एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये IE2 हो जाएगा एनर्जी. इसको रिमूव करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, IE3. इसको रिमूव करेंगे तो IE4 देना पड़ेगा. तो जेड इफेक्टिव थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था. अब मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो अब जो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपको फिफ्थ देनी पड़ेगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या हो गया, कम हो गया. तो डिस्टेंस भी कम हो गया और जेड इफेक्टिव भी बढ़ गया आपके पास में. तो 2 फैक्टर लग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जंप मिल रहा है. तो I5 इसलिए ज़्यादा लग रहा है आपको क्योंकि I4 तक तो 4 शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे, पर 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल का है, जिससे आपके पास में डिस्टेंस कम हो गया. इनर शेल को क्या बोलते हैं आप, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं बेटा. तो पेनल्टीमेट शेल से आपने ये इलेक्ट्रॉन निकाला है. पेनल्टीमेट शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ह्यूज जंप मिलेगा. whenever electron is removed from penultimate shell there will be a jump in ionization energy. लिख लेते हैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट. whenever there is a jump then the shell is changed. That is, when electron is removed from
penultimate shell then there is large gap in successive ionization energy. ठीक है बेटा, समझ गए? तो इसका मतलब 4 इसके वैलेंस शेल में, तो 4 रखने वाला सिलिकॉन है आपके पास में, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि यहाँ पे छठा आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, और इसके वैलेंस शेल में 2 होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी चेंज कॉरेस्पॉन्ड टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये डेफिनेशन वाइज जाएंगे। तो मैंने ये बोला था आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, है ना, required to remove an electron from valence shell of an isolated gaseous atom, तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है? जैसे एम गैसियस आपको लेना है बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, और ये एक एटम होना चाहिए। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपने सॉलिड लिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो गैस है, एक एटम लिया हुआ है, यहाँ पे 2 एटम लिए हुए हैं, तो ये 2 इंटू आई हो जाएगा। ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्वाइस होगा ये, क्योंकि 2 एटम लिए हैं। इट इज़ नॉट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप सॉलिड लेंगे तो सॉलिड को पहले आप गैस में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप गैस से आयनाइजेशन एनर्जी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो होगा ये होगा सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, और ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये 2 एनर्जीज का सम है बेटा, ठीक है ना? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, तो ये हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी है। रिमेनिंग जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट डियर स्टूडेंट्स।